सबसे पहले लिखिए क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। देखिए क्लोज पैकिंग का मतलब होता है जब आप एक सॉलिड को बनाते हैं, आपको पता है कि सॉलिड्स के बीच में इंटर एटॉमिक स्पेस नहीं होता। मतलब सॉलिड एक दूसरे के, जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो एग्जैक्टली एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, तो जब वो टच करते हैं तो उनके टच करने का जो अरेंजमेंट है उसी को ही हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, उसी को बोला जाता है पैकिंग और क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कौन सी पैकिंग हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन, इस वन डायमेंशनल अरेंजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, देयर इज द ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग स्फीयर इन वन डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, दैट इज टू अरेंज देम इन अ रो एंड टचिंग ईच अदर लाइक दिस। जैसे आपके सामने देखिए बॉल्स दिख रही हैं, इन बॉल को ऐसे 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 आप कनेक्ट करते चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, ये जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो बीच में यहाँ पे खाली जगह दिख रही है, दिखा खाली जगह ये वाली, दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड वॉइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वॉइड। और इस वॉइड का नाम क्या होता है, इस वॉइड को हम लोग बोलते हैं लीनियर वॉइड। वॉइड मींस होता है खाली जगह। जब आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं ना, तो पैकिंग फ्रैक्शन हमें क्या बताता है, या पैकिंग एफिशिएंसी, कि कोई भी सॉलिड के अंदर कितना पार्ट ऑक्यूपाइड है। ठीक है, और अगर हम आपसे पूछ दे कितना पार्ट उसका अनऑक्यूपाइड है, तो आप क्या करते हैं, 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी। तो वो जो अनऑक्यूपाइड स्पेस होता है उसी को ही बोला जाता है वॉइड। उसी को बोला जाता है वॉइड, मींस खाली जगह, एम्प्टी स्पेस। क्लियर है सभी को, कोई डाउट? तो जब हम लोग वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करते हैं तो वहां पर कैसा वॉइड जनरेट होता है, लीनियर वॉइड जनरेट होता है वहां पर, लीनियर वॉइड। अब अगर मैं यहाँ पर किसी एक एटम को पकड़ लूं, लेट अस सपोज मैंने ये एटम ले लिया, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस एटम, बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? यस और नो, कुछ तो बोलिए भाई, आपको बोलना है, मतलब अपना आंसर आपको बोलना है, ये नहीं वेट करना कि कोई बोल रहा है या नहीं बोल रहा। जिसको भी टू, इसको जितने भी एटम इसके नेबरहुड में टच कर रहे होंगे वही इसके सब कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। इस वाले एटम को 1 और 2 एटम टच कर रहे हैं, तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ईच स्फीयर इज इन कांटेक्ट विद 2 ऑफ इट्स नेबर एंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी कर रखा है, तो आपके लिए वो एकदम नई चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा सबसे पहला क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग का मतलब, अब जब हम लोग टू डायमेंशन में क्लोज पैकिंग करते हैं तो जो हमने वन डायमेंशनल पैकिंग की है ना, अलग अलग वन डायमेंशनल पैकिंग को हम लोग ज्वाइन कराते हैं। तो जब एक वन डायमेंशनल और एक वन डायमेंशनल को ज्वाइन करेंगे तो हमें जो रिजल्ट में मिलेगा उसी को हम बोलते हैं टू डायमेंशनल पैकिंग। अब इस वन डायमेंशनल और वन डायमेंशनल को ज्वाइन करने के लिए देखिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि एक वन डायमेंशनल पैकिंग के एग्जैक्टली नीचे बिल्कुल सिमिलर वे में दूसरी वन डायमेंशनल पैकिंग को रख दिया जाए, और उस तरह से आप रखते हुए जो आपको अरेंजमेंट मिलता है इसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। अब दूसरा हमारे पास पॉसिबल तरीका है कि एक हमने रखा और उसका जो लीनियर वॉइड था, उस लीनियर वॉइड को फिल करते हुए हमने वहां पर सेकेंड लेयर के सेकेंड लाइन को हमने फिट किया। देखिए हर जगह पे हमने वॉइड को कवर करते हुए, लीनियर वॉइड को कवर करते हुए लाइन को फिट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है दो? तो आपके सामने ये दो तरह की पैकिंग आती है। इसमें से फर्स्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, और सेकंड वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये इनको नेम कैसे दिया गया है उस पॉइंट को देखते हैं। देखिए ये नेम जो इनको दिया गया है वो इस बेसिस पे दिया गया है, इनका जो किसी एक एटम को आप पिक कर लीजिए, किसी एक एटम को, लाइक हमने ये वाला एटम पिक किया। अब इस एटम का देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या है, इसको नेबरहुड टचिंग एटम कौन कौन से हैं, 1
2 3, ये 4 एटम इसको टच कर रहे हैं। तो जो एटम इसको टच कर रहे हैं उनके सेंटर्स को इस तरह से मीट करा दीजिए, तो आपको यहाँ पर एक स्क्वायर मिलता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक एटम आपने पिक किया और उसके जो नेबरहुड एटम्स हैं जो उसको टच कर रहे हैं उनके सेंटर्स को मीट कराइए, तो उससे आपको यहाँ पर एक हेक्सागन जनरेट होकर मिलता है। और इसी वजह से इनको बोला जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और इनको बोला जाता है हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। तो जब हम लोग क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन करते हैं तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। अब इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर लेयर का अरेंजमेंट कैसा दिख रहा है। ये ए, अगर हम इस लेयर को ए बोलते हैं, यही सिमिलर वे में दूसरी लेयर भी रखी गई है, उसी तरह से तीसरी रखी गई है। तो यहाँ पर लेयर का अरेंजमेंट कैसा है, ए टिल इंफिनिटी। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर लेयर एक लेयर बनाई गई, उसके बाद दूसरी लेयर उनके लीनियर वॉइड्स में रखा गया था। जब आपने उनके लीनियर वॉइड्स में रखा तो यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिला, तो ये एक डिफरेंट लेयर बनेगी, ये डिफरेंट। और इसके जब हम लीनियर वॉइड को फिल करेंगे तो वो हमें एग्जैक्टली इसके देखो ये वाली सेंटर और ये सेंटर एग्जैक्टली एक दूसरे के पैरेलल आ जा रहे हैं, यानी ये एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे अरेंजमेंट में दिख रहे हैं। तो इसको हमने ए बोला, और ये वाली सेंटर और ये वाला सेंटर देखो एग्जैक्टली एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको हमने जो इसको नेम दिया वही इसको। तो यहाँ पर लेयर का अरेंजमेंट आपको कैसा मिलेगा, ए बी ए बी ए बी टिल इंफिनिटी। समझा? पहले मैंने क्या बताया, इनकी नेमिंग कैसे किया, फिर उसके बाद हम इन लेयर्स को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए और ए बी ए बी ए बी ए बी, ये दो तरह से पॉसिबल वे होते हैं। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर देखिए, जब आप इसके लीनियर वॉइड को कवर करते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ये लीनियर वॉइड को जब आप कवर करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो खाली जगह दिख रही है, इसका शेप कैसा है, ट्रायंगुलर। इसका शेप कैसा है भाई, ट्रायंगुलर। तो ये जो आपको मिल रहा है, यहाँ पर कौन से वॉइड्स बन रहे हैं, ट्रायंगुलर वॉइड्स। वॉइड्स ये क्या है, ये सब खाली जगह है यहाँ पर एटम्स के बीच में। ठीक है, तो ये जो खाली जगह है इसी को बोलते हैं वॉइड, और वॉइड कैसी है, ट्रायंगुलर शेप में है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड्स। यहां तक कोई चीज जो मैंने बताया आपको नहीं समझा हो, एनीथिंग? चलिए ठीक है, तो चैप्टर में एंटर करते हैं। यहाँ पे बताया गया कि 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय स्टैकिंग द रोज ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर। दिस कैन बी डन इन 2 डिफरेंट वेज। फर्स्ट 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 कैसे हमने अरेंज किया हुआ है, द सेकेंड रो मे बी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट वन such that the sphere of first and second row are exactly above those of the first row, and the spheres of the 2 rows are aligned horizontally as well as vertically. ये है वो अरेंजमेंट। If we call the first row as A type, second row will also be exactly same, that is also A. तो यहाँ पर जो लेयर का अरेंजमेंट मिलता है वो कैसा मिलता है, ए टाइप। ठीक, और इस अरेंजमेंट में क्या हुआ है, इन दिस अरेंजमेंट each sphere is in contact with 4 of its sphere. Thus the two dimensional coordination number is what, 4. Also, if center of these 4 immediate neighboring spheres are joined, a square is formed. Hence this packing is called square close packing. तो आप बोल सकते हैं, if the center of these 4 immediate neighboring spheres are joined, a square is formed, and this packing is called square close packing. तो ये पूरा एक बार आप अच्छे से अपने पास कहीं पर ड्रॉ करिए, रफली भी ड्रॉ करोगे चलेगा, बट आपको ये सब नोट करना है, नोट डाउन। आगे कंटिन्यू करें? हाँ सर। चलिए, तो ये हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग तक अभी एक्सप्लेन किया था। अब इसके बाद आता है हमारा सेकेंड रो।
सेकेंड रो को प्लेस किया गया है. सेकेंड रो में बी प्लेस अबव द first one in a staggered manner such that its sphere fit in the depressions in the first row. वो जो डिप्रेशन इन फर्स्ट रो है उसी को मैंने नाम दिया था लीनियर वॉइड्स. तो लीनियर वॉइड्स में एटम को रखा गया है. एंड इफ द अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर इन फर्स्ट रो इज कॉल्ड ए टाइप, the one of the second row is different and may be called as B type. And when the third row is placed adjacent to the second in a staggered manner, its sphere are aligned with those of the first layer. Hence, this layer is also of type A type. तो ओवरऑल हमने उनको किस टाइप का अरेंजमेंट बोला था? अरेंजमेंट ऑफ ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप. एंड इन दिस अरेंजमेंट देयर इज लेस फ्री स्पेस एंड दिस पैकिंग इज मोर एफिशिएंट. इसको मैं थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर देता हूं. इन दिस अरेंजमेंट देयर इज लेस free space and this packing is more efficient than what? Square close packing. क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं स्पेस कम ऑक्यूपाई हो रहा है, सॉरी कम एम्प्टी है, वॉइड बहुत छोटा है, और जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग उसका वॉइड बड़ा है. जहां पे वॉइड बड़ा है वो एक अच्छी पैकिंग और अच्छा अरेंजमेंट नहीं होगा. उसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. तो ईच स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विद 6 ऑफ इट्स नेबर्स and 2-dimensional coordination number is 6 and center of these 6 sphere are at the corners of the regular hexagon. Hence this two-dimensional hexagonal, this packing is called two-dimensional hexagonal close packing. अगर आप किसी हेक्सागन को देखेंगे तो उसका जो फुट होता है यानी बॉटम वो इस हेक्सागन के शेप का होता है, इसीलिए इसको हेक्सागनल क्लोज पैकिंग यहाँ पर बोला गया है. बस इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर नोट करनी थी. तो ये वाली छोटा सा इंफॉर्मेशन है. ऊपर मैंने जो एक्सप्लेन किया था वही यहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है. तो जस्ट आप फटाफट जल्दी से इसको पॉइंट वाइज लिखिएगा, ऐसे पैराग्राफ में मत लिखिएगा. पैराग्राफ उतने इफेक्टिव नहीं होते जितने पॉइंट्स इफेक्टिव होते हैं, आपको याद करने में इंटरेस्ट आएगा. चलिए, तो ये हमारा 2-डायमेंशनल क्लोज पैकिंग यहाँ पे कंप्लीट है. देखिए 1-डायमेंशनल क्लोज पैकिंग किया तो हमें लीनियर वॉइड मिलता है, और जब हमने 2-डायमेंशनल क्लोज पैकिंग किया तो हमें ट्रायंगुलर वॉइड मिलते हैं. अब आते हैं इसके बाद थर्ड, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन. 3-डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. तो 3-डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में 3-डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फॉर्म 2-डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज लेयर. तो इसके भी दो टाइप के होंगे. एक वो 3-डायमेंशनल पैकिंग जिसमें कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, और एक वो 3-डायमेंशनल पैकिंग जिसमें कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है. तो पहले इसने क्या पिक किया है? यहाँ पर पहले पिक किया हुआ है 3-डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2-डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर. जो 2-डायमेंशनल क्लोज पैक लेयर थी उनसे 3-डायमेंशनल पैकिंग की गई है यहाँ पर. तो व्हाइल प्लेसिंग द सेकंड स्क्वायर क्लोज पैक लेयर अबव द फर्स्ट, ये देखिए ये एक लेयर है, ठीक है, इसके ऊपर आप ऐसे लेयर रखते चले जा रहे हैं. तो फर्स्ट वी फॉलो द सेम रूल दैट वाज फॉलोड व्हेन वन रो वाज प्लेस्ड. तो वी विल फॉलो the same rule that was followed when one row was placed adjacent to the second other. The second layer is placed over the first layer such that the sphere of the upper layer are exactly above those of the first layer. इस तरह से रखेंगे कि A के नीचे A के नीचे A के नीचे A होना चाहिए. And in this arrangement, spheres of both the layers are perfectly aligned horizontally as well as vertically. हॉरिजॉन्टली देखो चाहे वर्टिकली देखो, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल पार्ट है, दोनों ही एग्जैक्टली सेमली अलाइंड रहेंगे. तो वी में प्लेस more layer one above the other if the arrangements of sphere in the first layer is called A type and all the layers have the same arrangement. Thus this lattice has A type of pattern.
और इस तरह से लैटिस से जो हमें देखने को मिलता है वो कौन सा यूनिट शेल मिलता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट शेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट शेल बनते हैं इससे, या फिर कह सकते हो कि प्रिमिटिव यूनिट शेल। ठीक है, तो इस तरह के स्क्वायर 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से हमें कौन सा यूनिट शेल मिलता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट शेल। आपने सिंपल क्यूबिक यूनिट शेल का पैकिंग एफिशिएंसी निकाला था, कितना आया था? 52% आया था, जो कि ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 50% पार्ट उसका खाली है, 50% ही ऑक्यूपाइड था ऑलमोस्ट, है ना? तो ये उतना अच्छी पैकिंग नहीं होती, ये उतना अच्छा सॉलिड नहीं है। तो पहले ये नोट कर लो, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज सेम एज 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसमें लेयर का अरेंजमेंट भी वही आता है जो वहां पर आया था, बस सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन जो नई है वो ये लिखिए कि सिंपल cubic lattice is example of such packing. बस सिंपल क्यूबिक लैटिस इज एग्जाम्पल ऑफ सच पैकिंग। यही इसकी सबसे मेन हाईलाइटेड पॉइंट है जो आपको याद रखना। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, व्हाट टाइप ऑफ पैकिंग इन्वॉल्व, या व्हाट टाइप ऑफ यूनिट शेल प्रिपेयर्ड आफ्टर स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग अपने सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट की तरफ, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। तो इस टाइप वाली पैकिंग में हम क्या करेंगे? द 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय प्लेसिंग लेयर्स वन ओवर दी अदर। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखते हुए हम लोग यहाँ पर अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो पहले हमने 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग लिया और उसमें देखो अब हम लोग अब यहाँ पर उसके ऊपर रखने के बेसिस पे इसको अलग से डिसाइड करेंगे। पहला ए पार्ट, प्लेसिंग ऑफ सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। प्लेसिंग ऑफ सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर टेक्स्ट की तरफ जाते हैं। देखिए जो डार्क रेड से आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये फर्स्ट लेयर है। ठीक है, आपको यहाँ पता है कि जो ये पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेंगुलर वॉइड। दिख रहा है सबको? कंफर्म करिए भाई, अगर आप बोलोगे नहीं तो मैं नहीं जान पाऊंगा कि आप समझ पा रहे हो या नहीं। हाँ यहाँ पर जब ये डार्क रेड है वो फर्स्ट लेयर है, और उसमें जो ये आपको एरिया दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? ट्रेंगुलर वॉइड। इसको क्या बोला जाता है? ट्रेंगुलर वॉइड्स। ठीक है, अब क्या किया गया है? सेकेंड लेयर को प्लेस किया गया। अब सेकेंड लेयर को कैसे प्लेस किया गया वो ध्यान से देखिए। सेकेंड लेयर को, ये जो ट्रेंगुलर वॉइड है ना, इस ट्रेंगुलर वॉइड को कवर करते हुए इसके ऊपर एटम्स को रखा गया है। ये देखिए जो लाइट पिंक से दिख रहा है, दिख रहा है सबको? बाई कवरिंग टेट्राहेड्रल सॉरी ट्रेंगुलर वॉइड्स। तो फर्स्ट लेयर में जो ट्रेंगुलर वॉइड्स दिख रही थी उन सबको कवर करते हुए एटम को रखा गया। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड लेयर में जो ट्रेंगुलर वॉइड थी उनको कवर करते हुए एटम को रखा गया। तो उन दोनों के बीच में जो एटम्स आएंगे वो डायरेक्टली कैसे रखे गए होंगे? वो एक देखो यहाँ पर ट्रेंगुलर वॉइड कवर किया, ये कवर किया, लेकिन जब यहाँ पे ट्रेंगुलर वॉइड कवर किया तो इस पॉइंट पर एक नया वॉइड, नए तरीके का वॉइड क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप ट्रेंगुलर वॉइड को कवर करेंगे, कवर करते हुए एटम्स को रखेंगे, तो कुछ ट्रेंगुलर वॉइड्स कवर करेंगे आप और कुछ ट्रेंगुलर वॉइड्स जस्ट टच होके निकलेंगे, जैसे ये। ठीक है, तो जिस ट्रेंगुलर वॉइड को आपने एग्जैक्टली कवर कर दिया वहां पर एक नया वॉइड जनरेट होता है, उसको बोलते हैं टी फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, और जो जस्ट ट्रेंगुलर वॉइड को टच करते हुए जा रहा है वहां पर एक नया वॉइड जनरेट हुआ, उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
आप ये टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को समझ पा रहे हो? हाँ देखिए इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखो, ये आपका इस तरीके से था, ये ब्लू वाला देखो, ब्लू वाला, ठीक है, ये यहाँ पे ट्रेंगुलर वॉइड था। हमने इसी ट्रेंगुलर वॉइड के ऊपर ये रेड कलर की एक और बॉल रख दी। अब यहाँ पे टोटल 4 एटम आ गए, 4 बॉल्स हैं, और वो चौथी बॉल जो है वो कहाँ पर रखी गई थी? ट्रेंगुलर वॉइड को कवर करते हुए। तो जब चौथी बॉल रखी गई, उसके बाद जो वहां पर बचा हुआ वॉइड होता है, खाली जगह होती है, उसको क्या नेम दिया गया है? उस बची हुई खाली जगह को क्या बोला गया है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। उसको क्या बोला जाता है? टेट्राहेड्रल वॉइड। और उसका टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों बोला गया है? क्योंकि उसका शेप जो होता है वो टेट्राहेड्रन जैसा होता है, इसलिए उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोला गया। ठीक है। और जो टच करते हुए निकला था, उसको अगर आप ध्यान से देखिए, पहले ब्लू वाले को देखिए, ये ब्लू वाला है, ठीक है, और फिर रेड वाले को देखिए। तो यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग से ऐसे बना के दिखाऊं, एक ट्रेंगुलर वॉइड आपका ऐसा था, एक ट्रेंगुलर वॉइड ऐसा बना, कब? जब हमने रेड वाले को लिया, ठीक है। अब हमने जब ब्लू वाले को देखते हैं, तो ब्लू वाले में देखो कैसे हुआ था, एक ट्रेंगुलर वॉइड ये था। तो इस पूरे एरिया में अगर आप ध्यान से देखेंगे, कौन सा पार्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड है? ये जो मैं कलर कर रहा हूं ना अभी आपके सामने, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस रीजन को बोला जाता है क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये जो मैंने कलर कर दिया आपके सामने, इस रीजन को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वही यहाँ पर आपको दिखाया गया है, और उसका शेप ऑक्टाहेड्रन जैसा होता है, इसीलिए हम लोग उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। समझ पा रहे हैं आप टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसा दिखता है और कब बन रहा है, क्यों बन रहा है? जब एग्जैक्टली आप ट्रेंगुलर वॉइड को कवर करते हुए एटम रख रहे हैं, उस पॉइंट पर टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा। और जहां पे ट्रेंगुलर वॉइड को टच करते हुए एटम जा रहे हैं, वहां पर कौन सा वॉइड जनरेट हो रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बोली कोई डाउट है इसमें किसी को? सेकेंड लेयर की प्लेसिंग तब में। हाँ बोलो। सर नाम ऑक्टाहेड्रल क्यों है? क्योंकि इसका जो शेप होता है वो ऑक्टाहेड्रन जैसा होता है, ये इसका शेप है, जो इसके अंदर का शेप आता है, ये एरिया जो मैंने कलर किया है, इसका शेप ऑक्टाहेड्रन जैसा होता है, इसलिए उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला गया है। और जिसका शेप टेट्राहेड्रन जैसा था, इसलिए उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोला गया था। टीवी ओवी, टीवी स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड, ओवी स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, चलिए तो हाँ अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं, बुक में कितना दिया है। लेट अस टेक 2 डायमेंशनल hexagonal close packed layer A and place a similar layer above it such that the spheres of the second layer are placed in the depressions of the first layer। ये depressions of the first layer उसको क्या बोला है मैंने? ट्रेंगुलर वॉइड। डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर को ही मैंने बोला हुआ है ट्रेंगुलर वॉइड। Since the spheres of the two layers are aligned differently, let us call the second layer as a B. And it can be observed that not all the triangular voids of the first layer are covered by the spheres of the second layer. This gives rise of two different arrangements. Wherever a sphere of second layer is above the void of the first layer, a tetrahedral void is, पूछो कौन है? A tetrahedral void is formed. These voids are called tetrahedral voids. These voids are called tetrahedral void because a tetrahedron is formed when the centers of these four spheres are joined and they have been marked as
दिस, ये जो डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। और वहीं पर क्या किया गया, एट दी अदर प्लेस द ट्रायंगुलर voids in the second layer are above the triangular voids in the first layer. The triangular shapes of these do not overlap. One of them has the apex of the triangle pointing upward and other downward. ऐसा such voids are surrounded by 6 spheres are called octahedral voids. One such void has been shown separately in this figure. The number of these two types of voids depend upon the number of the close packed sphere. यहाँ पर कितने क्लोज पैक्ड स्फीयर है उसके ऊपर डिपेंड करता है इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर। अगर आपको मैं बोलूं कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्फीयर n है, तो वहां पर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, वो भी n होगा, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, 2n होगा। समझा कैसे डिपेंड कर रहा है स्फीयर के ऊपर? नहीं, सही चलिए, बात आपने समझाया। मैंने बोला कि लेट यू हैव नंबर ऑफ एटम्स और बॉल्स n, कैपिटल N, then number of octahedral voids will be equals to n and number of tetrahedral voids will be equals to 2n. ये उनके नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आप ये एक बार ये पूरा पॉइंट जितना मैंने बोला था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जो कुछ मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा था इस डायग्राम में, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। लिखने को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो हो सकता है थोड़े दिन बाद आप भूल जाओ, इसलिए आप लिखा हुआ रहेगा और आपके पास ये डायग्राम रहेगा, आप इसको लर्न कर सकते हैं। वैसे मैं क्लास के बाद ये शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप इसका प्रिंट भी निकाल के अपने पास नोट्स की तरह रख सकते हो। इट इज इन प्रिंटेबल फॉर्मेट, बिल्कुल नोटबुक की तरह कॉपी हो आएगा आपके पास। आप कोई नोट कर रहा है आप में से इसको? सर बस वो मेन पॉइंट्स नोट कर। हाँ बिल्कुल, उनको पॉइंट वाइज लिखना, ऐसा पैराग्राफ मत लिखना, हर एक लाइन को एक पॉइंट बना के लिखो। ऑफ थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर, पहले हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर कैसे रखा था, बाय कवरिंग ट्रायंगुलर वॉइड, है ना। फिर उसके बाद हमने जब ट्रायंगुलर वॉइड को कवर किया तो हमारे पास दो नए वॉइड आ गए। तो जब थर्ड लेयर को हम प्लेस करेंगे तो हमारे सामने दो चॉइस है, आइदर वी वुड कवर टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, किसी एक को एक बार में कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला केस हमने लिया है बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे होंगे उस वक्त कैसे देखेंगे, tetrahedral voids of the second layer may be covered by the spheres of the third layer. In this case, the sphere of third layer are exactly aligned with those of the first layer. मतलब ये अगर आपका फर्स्ट लेयर है तो ये सेकंड लेयर था, और थर्ड लेयर जब बनाया गया तो हर एक एटम एक दूसरे के साथ में अलाइंड है, जो मैंने यहाँ पे देखो डॉट के फॉर्म में कनेक्ट करके दिखाया था। ठीक है, तो इससे हमें क्या दिख रहा है कि इसको अगर हम ए लेयर बोलते हैं और इस वाले को बी लेयर, ठीक है, और ये वाला हमारा ए लेयर है, तो हमें कैसा अरेंजमेंट मिलेगा, ए बी ए, और इसके बाद फिर से बी आएगा, तो हमारे पास लेयर का अरेंजमेंट कैसा होगा, ए बी अरेंजमेंट मिलेगा, ए बी अरेंजमेंट। और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, HCP शॉर्ट में, जैसे हम लोग पीछे FCC BCC लिखते थे बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, HCP। और इसको हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड क्यों बोला है, क्योंकि अगर आप ये जो एटम्स है ना इनको अगर आप मीट करेंगे तो यू विल गेट हेक्सागोनल यूनिट शेल लाइक दैट। और ये जो बी एटम्स होंगे वो तीनों बी एटम्स इनसाइड दी हेक्सागन कंप्लीटली होंगे, वो तीनों बी एटम इसके अंदर कंप्लीटली अंदर लाई कर रहे होंगे। समझा? ये पूरा एक बार अच्छे से नोट कर लो। फिर अब इसके बाद हमें इस HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर,
इसका पैकिंग एफिशिएंसी, इसका जेड इफेक्टिव, इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये सब फाइंड करना है जो हम लोगों ने एफसीसी बीसीसी में फाइंड किया था। चलिए करिए, पहले आप ये कॉपी कर लो, फिर एक एक के चीजें फाइंड करते हैं। जो हमने अभी क्यूब के बारे में जैसे पीछे एनालिसिस की थी ना, वही एनालिसिस हम लोग यहां पर करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू हेक्सागन। आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए, तो अब आपके सामने देखिए हेक्सागन बना हुआ है ना, बस इसी हेक्सागन को ध्यान में रखते हुए आपको बस जैसे हमने क्यूब एनालाइज किया था, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग हेक्सागन एनालाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पर बताइए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट शेल है, और इस नॉन प्रिमिटिव यूनिट शेल के अंदर में एटम्स की पोजीशन कहाँ कहाँ पे है वो आपको देखना पड़ेगा। पोजीशन ऑफ एटम्स, देखिए एटम्स कहाँ कहाँ पे पोजीशनड है, कॉर्नर्स पर, ऑल ऑफ द कॉर्नर्स, 3 बॉडी सेंटर है। ये बॉडी सेंटर इसको क्यों बोला है, मतलब इनसाइड द बॉडी, बॉडी सेंटर से मतलब इनसाइड द बॉडी, 3 एटम इनसाइड द, कंप्लीटली इनसाइड द बॉडी है, और बाकी के सब कॉर्नर्स पर है, ठीक है। और 2 एटम अपोजिट फेस सेंटर पे है, और वो भी सारे अपोजिट फेस सेंटर नहीं, ओनली वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे लोकेशन ऑफ एटम्स, लिखिए कॉपी में नोट करिए, लोकेशन ऑफ एटम्स इन HCP पैकिंग, HC पैकिंग कहां कहां पे है, एट कॉर्नर्स, और कहां पर है, 3 इनसाइड द बॉडी, और कहां पर है, अपोजिट फेस सेंटर। अपोजिट फेस सेंटर। तो अब मेरे क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स बताइए। एक हेक्सागन में कितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं, 12 काउंट कर सकते हैं, जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा, 6 ये हैं, 6 ये हैं नीचे, टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, 12, ठीक है। टोटल यहाँ पर फेस सेंटर, अपोजिट फेस कितने हैं, अपोजिट फेस, 2। हाँ अपोजिट फेस यहाँ पर 2 है, करेक्ट। अच्छा, टोटल कितने बॉड यहाँ पर एज है, टोटल एज, एज नंबर ऑफ एजेस कितनी है टोटल, नंबर ऑफ एजेस सर 18। 18, और आउट ऑफ 18 कितनी हॉरिजॉन्टल है, कितनी वर्टिकल है, सर 6 हॉरिजॉन्टल, 6 वर्टिकल 6 और वर्टिकल, 12 हॉरिजॉन्टल। 12 हॉरिजॉन्टल, मतलब 12 क्या बना रही है, फेस बना रही है, अच्छा। इसके बाद अब मुझे बताओ, जो एक ईच कॉर्नर इज शेयर्ड विद हाउ मेनी हेक्सागोनल यूनिट शेल, ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड among how many hexagonal unit shell, each corner, think। जब तक आप थिंक करो तब तक मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ, ईच कॉर्नर
is shared among So 6. correct 6 hexagonal unit shell। देखिए कैसे करेंगे, अगर आप इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी है। ये वाले में अगर मैं इस कॉर्नर को पकड़ लेता हूं, आपको पता है ये एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। और आप बताओ कि एक एटम 120 के कितने एंगल बना सकता है, 3। तो इस एटम के सेम प्लेन पर एक हेक्सागन तो आपको ये दिख रहा है, एक इधर होगा और एक इधर होगा, 3 बनेंगे अपने प्लेन पे और 3 उसी के ऊपर, तो टोटल कितने हुए, 6। तो ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड अमंग 6 हेक्सागोनल यूनिट शेल। अच्छा, ईच वर्टिकल एज की बात कर रहा हूं मैं, ईच वर्टिकल एज is shared among how many hexagonal unit shell? 3। करेक्ट। ये तो काफी ऑब्वियस है, आप एंगल से ही कर लोगे। आपको पता है ये एंगल, ये एज है, ठीक है, ये एज एक 120 इधर है, एक 120 इधर बनेगा और एक 120 इधर, टोटल 3 ही 120 के एंगल बनेंगे, मतलब 3 ही हेक्सागन बन पाएंगे। तो आंसर है इसका 3। अच्छा, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये जो अपोजिट फेस है बताओ ये कितने हेक्सागन में कॉमन है? सर 4। सर 3। अरे 4 कैसे हो गया? सर 3। हाँ, सर 3। 3 कैसे हो गया? 3 बताओ, समझाओ मुझे कैसे हुआ। एक फेस सर है, फेस है एक, सर मैं एक 2 फेस का बोल रहा था। हाँ, नहीं नहीं, ईच फेस, किसी एक फेस के बारे में बात कर रहा हूँ। एक फेस कितने हेक्सागन में कॉमन होता है? 2। नहीं सर मैं टोटल। नहीं टोटल नहीं, तुम्हें एक पर्टिकुलर फेस के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ईच फेस इज शेयर बिटवीन 2 hexagonal unit shell। Each face is shared between 2 hexagonal unit shell। क्लियर? हाँ सर। चलिए, ये तो हो गई शेयरिंग की बात। अब इतनी इंफॉर्मेशन से आप आगे का सब चीज कर पाओगे। तो अब मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आता हूँ जो इम्पोर्टेंट। सबसे पहले मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, देखिए कैसे निकालेंगे। आपको पता है ना कि ये ए बी अरेंजमेंट में है, ए है, बी है, ए के बाद फिर क्या आएगा, बी, और यहाँ पर ए के नीचे क्या रहा होगा, ए के नीचे क्या रहा होगा, बी रहा होगा, है ना। तो अब अगर आप हाँ इस सर। फेस को देखो, इस एटम को, ये फेस सेंटर को पकड़ लो, ये जिसको मैंने यहाँ पे ब्लैक किया, इसके एक तो इसको, ये अपने फेस में जितने एटम है ये टच करेंगे 6, उसके ऊपर कितने हैं, 1 2 3, ये टच करेंगे, और इसके नीचे भी तो बी लेयर होगी और उसमें भी 3 एटम होंगे। तो टोटल कितने एटम जो इसके नेबरहुड में है इसको टच कर रहे हैं, 6 3 3 12। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, यहां से 12 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बताओ कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इसमें। फिर उसके बाद आपको बताना है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स,
जिसको हम लोग बोलते हैं Z इफेक्टिव, ये कितना होगा? ठीक है, इसके बाद हमें नेक्स्ट फाइंड करना है इनकी पैकिंग एफिशिएंसी। तो बताइए आप लोग, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो आप देख के पहचान सकते हैं यहाँ पर। सर 17 टोटल। कितने हुए? 6, 6, 12 और 3 कितने हुए भाई? 9, और ये बीच में 2 हैं, कितने आए? 6, 6, 12, 12 और 2 14 और 3 टोटल कितने आए एटम्स? 15 17। एटम्स हैं। यू हैव टोटल 15 एटम्स। अब आते हैं इफेक्टिवली। तो एटम के देखो लैटिस पॉइंट क्या है, एक तो कॉर्नर है, फेस सेंटर है और बॉडी में है। तीन ही जगह तो एटम है, तो हम तीनों जगह से इनके जेड इफेक्टिव निकाल लेते हैं। पहले कॉर्नर पे निकालते हैं, कितने कॉर्नर हैं टोटल? यू सर हैव तो 12 कॉर्नर। 17 नहीं होएगा टोटल? 17 कैसे हुआ? तो 17 सेंटर है? में 3 है ना? अच्छा हाँ, उसको तो मैंने एक ही काउंट कर लिया। 17, 17 ही होगा यहाँ पर। 6 बिल्कुल सही। तो 12 इंटू कितना आएगा ये? 12 इंटू 1/6। 1/6। फिर उसके बाद फेस कितने हैं? 2, और एक फेस कितने में शेयर होता है? 2 में। प्लस टोटल एटम कितने हैं? 3। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया? 6। तो जेड इफेक्टिव फॉर HCP पैकिंग इज हाउ मच? 6। चलिए, अब आते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, अब मैं फॉर्मूला वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली जा रहे हैं। तो हम लोग अगर डायरेक्टली जाएंगे तो हमें क्या लिखना होगा? जेड इफेक्टिव इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ जो भी आपने यूनिट शेल यूज किया है। तो आपकी यूनिट शेल इस बार क्यूबिकल नहीं है, तो टोटल वॉल्यूम बदल जाएगा। ठीक है, उससे पहले हमें ए और आर का रिलेशन बनाना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एक एटम का रेडियस अगर आप आर ले लें तो ये दो एटम के रेडियस को हम बोलेंगे आर, और आर मिला के 2r, और टोटल एज लेंथ है ए। तो हमारे पास ए और आर का रिलेशन क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू 2r। ठीक है, तो पहले मैं आपको यहाँ पर इसका टोटल वॉल्यूम निकाल के दिखाता हूँ। तो इसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा? किसी भी ज्योमेट्री का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? किसी भी ज्योमेट्री का बेस एरिया इंटू हाइट। यही तो आप लोग यूज करते थे मेंसुरेशन में, है ना? बेस एरिया इंटू हाइट। तो देखिए जरा, बेस इसका कैसा है? इसका बेस ये हेक्सागोनल बेस है, लेकिन ये हेक्सागन एक्चुअली 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है। इसका जो बेस है वो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और अब आपको इसकी हाइट और चाहिए, दोनों चीजें मैं बता देता हूं आपको। तो बेस एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल है? 6। 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 ए स्क्वायर। ए इज एज लेंथ, √3/4 ए स्क्वायर इज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। आई थिंक ये आप लोग जानते होंगे। और हाइट, हाइट क्या होती है इसकी? इसकी हाइट होती है 4r √2/3। हियर h इज इक्वल टू, कहीं पर आप याद रख लीजिए, 4r √2/3। ये जो हेक्सागोनल यूनिट शेल होता है, इनका हाइट कितना रहता है? हाइट मतलब जिसको यहाँ पर इन्होंने सी ये लिखा है ना, सी, दिस सी इज एक्चुअली हाइट। इस हाइट की वैल्यू कितनी होती है? 4r√2/3। तो अब मैंने आपको सब बता दिया है। अब आप लोग मुझे इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकाल के कैलकुलेट करके बताइए, जिसका हो जाए वो कंफर्म करे। हो गया भाई?
करेक्ट काव्या, करेक्ट है। चलिए इसमें इनटू 100 और लिख दीजिए तो ये पैकिंग एफिशिएंसी बन जाएगा। तो अब मैं पैकिंग एफिशिएंसी इसकी निकालूंगा तो वो आएगा, जेड इफेक्टिव हो गया 6, वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। और नीचे आपका क्या आएगा, यहाँ पर 6 इंटू √3/4। ए की जगह पर हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू होता है हमारा 2r, तो यहाँ पर 2r रख दोगे तो 4r² बन जाएगा। 4r² इंटू 4r √2/3। तो आप देख सकते हैं कि r² और r मिलके ये r³ चला जाएगा। और ये 4 से 4 उड़ा दीजिए, 6 से 6 उड़ा दीजिए, ठीक है। और ये वाले 4 से ये वाला 4 उड़ा दीजिए। तो क्या बच रहा है आपके पास फाइनली यहाँ पर, और ये √3 से ये √3 उड़ा दीजिए। तो काफी आसानी से आप यहाँ पर चीजों को फिल्टर करके निकाल सकते हैं। ऊपर से बचेगा सिर्फ पाई, और नीचे से क्या बच रहा है, सिर्फ √2। पाई/√2 आ रहा है ना भाई सबका। ऊपर से पाई बच रहा है और नीचे से सिर्फ और सिर्फ √2 बचेगा। तो ये आपका इंटू 100 आप तो करोगे 3√2 बचेगा ना, ऊपर से भी तो 3 नीचे आएगा। सॉरी, अच्छा ऊपर का 3 भी आएगा, पाई/3√2 आएगा, पाई/3√2। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको आता है 74%। ये आपको क्या आ गया है, 74%। तो हमने बिल्कुल जैसे क्यूब के बारे में सब कुछ फाइंड किया था, वैसे ही हमने हेक्सागन के बारे में भी सब कुछ फाइंड किया है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के पास दूसरा अरेंजमेंट है, बाय कवरिंग octaedelwhite, placing of third layer by covering octaedelwhite। हमने पहले टेट्राएडेलवाइड को कवर करके बनाया था ना, अब हम लोग कैसे बना रहे हैं, octaedelwhite को कवर करके। तो जब आप octaedelwhite को कवर करेंगे, the above third layer may be placed above the second layer in a manner such that its spheres cover the octaedelwhites. When placed in this manner, the spheres of the third layer are not aligned with those of the either the first or the second layer। जब आप थर्ड लेयर को प्लेस करेंगे ऑक्टाएडेलवाइड के ऊपर, तो वो ना फर्स्ट लेयर के साथ अलाइंड होगी, ना ही सेकंड लेयर के साथ अलाइंड होगी, वो एक बिल्कुल नए तरीके की लेयर होगी। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सी टाइप। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सी टाइप। तीसरे वाले को सी बोला गया। यानी फर्स्ट अगर ये है ए टाइप, तो सेकंड वाला ये बी टाइप, थर्ड वाला सी टाइप। लेकिन उसके बाद जब आप फोर्थ लेयर प्लेस करेंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली ए के ही अलाइंड आएगा। When fourth layer is placed, its spheres are aligned with those of the first layer as shown in figure. And this pattern of layer is often written as ABC pattern. And this structure is called cubic close packed स्ट्रक्चर। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं सीसीपी। और हम लोगों ने इसी सीसीपी को ही पीछे ऑलरेडी पढ़ रखा है, कैसा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के फॉर्म में, एफसीसी के फॉर्म में। तो हमें इस तरह के अरेंजमेंट से क्या मिलने वाला है, एफसीसी अरेंजमेंट मिलेगा, सीसीपी अरेंजमेंट मिलेगा। कौन से एलिमेंट हैं जो ये अरेंजमेंट बनाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, कॉपर और सिल्वर, ये मेनली होते हैं जो एफसीसी अरेंजमेंट में अलाइंड रहते हैं। क्लियर है सभी को ये चीज। और क्यूब जो, अगर हम लोग एफसीसी के बारे में पीछे सब कुछ कर चुके हैं, उसका जेड इफेक्टिव निकाल चुके हैं, उसके टोटल एटम देख चुके हैं, उसका पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम क्यूबिकल क्लोज पैकिंग के बारे में सब कुछ पहले ही एनालाइज कर चुके हैं। उसके लिए हमें फर्दर यहाँ पर कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सभी को यहाँ तक। हाँ सर। चलिए, तो ये थी हमारी क्लोज पैकिंग।
फाइनली हमें जब सारी क्लोज पैकिंग देखी तो हमें दो नई क्लोज पैकिंग मिली, एक था HCP और दूसरा CCP। HCP में हम लोग क्या लेते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और CCP में हम लोग क्या लेंगे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मुझे कोई बताएगा, मैंने आपको पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना बताया है, तो वो जो मैंने पीछे अभी तक आपको पैकिंग एफिशिएंसी बताया है वो सब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए है, ठीक है। क्योंकि जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है तो हम लोग वहां पर जो कंपैरिजन होता है वो वॉल्यूम के टर्म्स में करते हैं। लेकिन जब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी आपको निकालने को दे दें तो वहां पर आप किससे कंपैरिजन करोगे, विद द हेल्प ऑफ एरिया, विद द हेल्प ऑफ एरिया। जैसे आपको अभी आपने पीछे 2 डायमेंशनल पैकिंग देखी थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागन क्लोज पैकिंग, वो 2 डायमेंशनल में थी। अगर आपको 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का बोल दिया जाए कि फाइंड द पैकिंग एफिशिएंसी, तो उसका पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप लोग? सर किसका? फिर से मेरा क्वेश्चन सुनो, मैंने अभी तक आपको जो पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना बताया है दैट इज फॉर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो वॉल्यूम्स के रिस्पेक्ट में कंपेयर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जब आप एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री लेते हैं ना, तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम वॉल्यूम नहीं निकालते। आपसे आज तक कभी भी स्क्वायर का वॉल्यूम नहीं पूछा गया होगा, किसी से पूछा गया है स्क्वायर का वॉल्यूम? क्यूब का वॉल्यूम पूछा गया है, स्क्वायर का वॉल्यूम नहीं पूछा गया होगा किसी से। किसी से रेक्टेंगल का वॉल्यूम नहीं पूछा जाता, कि बिकॉज ऑल दीज आर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज। तो 2 डायमेंशन का हम किस में कंपैरिजन करते हैं, एरिया के टर्म्स में। और अगर आपके पास 3 डायमेंशनल होता है तो वहां पर हम एरिया नहीं निकालते, वहां पर हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। क्यूब का एरिया सुना है किसी ने कभी भी? आप में से किसी ने क्यूब का एरिया सुना है कभी? नहीं सुना होगा, ठीक है। तो मैं पैकिंग एफिशिएंसी के आपको वेरिएशन बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। वो इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि पिछले 5 सालों में जेई ने वेरिएशंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे हैं। तो ऐसी कोई चीज जो एग्जाम में आने के लिए मोस्ट लाइकली हो और एग्जाम में अभी तक पूछी नहीं गई है, हम उस वेरिएशन को अपने पास रखेंगे तो हम एग्जाम में उन लोगों से बेटर रहेंगे जो सरप्राइज होने वाले हैं। तो हमें सरप्राइज नहीं हैंड होना है वहां पर। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट लिख सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब का तो आपने पैकिंग एफिशिएंसी निकाला हुआ है, क्यूबॉइड का पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू जो भी उसका जेड इफेक्टिव होगा इनटू वॉल्यूम, सॉरी इनका वॉल्यूम, हाँ क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ विड्थ इनटू हाइट। इनका क्यूब का इसका वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का, इनकी लेंथ विड्थ हाइट डिफरेंट होती है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। आपने सुना होगा मेंसुरेशन, सबने पढ़ा है मेंसुरेशन ना भाई, 10th में पढ़ाया जाता है आपको। तो ये क्यूबॉइड के लिए, क्यूब के लिए तो हम एक क्यूब लिख देते थे, लेकिन क्यूबॉइड में लेंथ विड्थ हाइट डिफरेंट होती है। अच्छा, दूसरा होता है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ कोई भी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जैसे स्क्वायर। पैकिंग एफ इसमें इंटू 100 करना नहीं भूलिए भाई। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा ऐसा जिसमें इस तरह की चीजें होंगी, सो दैट आप उसको यूज कर पाए। तो पैकिंग एफिशिएंसी इस तरह के केस में होता है, जेड इफेक्टिव तो आपको हमेशा चाहिए, उसके अलावा हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ वन एटम डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया तो सबको पता है ना,
एरिया कितना होता है किसी भी स्फीयर का? और एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू 100। इस तरीके से आप पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं किसी भी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। अब अगर यहाँ पर स्क्वायर की जगह पर आपको रेक्टेंगल दे दिया जाए तो हम लोग यहाँ पर लेंथ इंटू विड्थ कर देंगे। स्क्वायर का एरिया तो ए स्क्वायर होता है, लेकिन एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ। आप लोग ये सब अपने पास नोट कर लीजिए और याद भी रखिए, अच्छा रहेगा अगर आप याद रखेंगे तो। ये मुझे अभी इस बात से बात करते करते एकदम से याद आया, तो मैंने कहा बता दूं। इसका एक क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, मैं आपको अभी वो करा भी दूंगा। एटम तो हमेशा स्फीयर है, एटम स्फीयर है, लेकिन उसका जो एरिया निकालोगे तो वो इस सर्कल का एरिया आएगा। 4 पाई r स्क्वायर क्या है? एक 4 पाई r स्क्वायर लिखते हैं ना इसको, नहीं पाई r स्क्वायर लिखते, सॉरी 4 पाई r क्यों लिखवा दिया तुमने इसको? पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर h होता है उनका क्या, वो सरफेस एरिया। सर तो वो एरिया ऑफ सर्कल आएगा पूरा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सरफेस सर्कल एरिया, सर्कल का एरिया। एरिया हमेशा सरफेस पे होता है, अंदर का नहीं होता। सरफेस इज पाई r स्क्वायर। चलिए इसके बाद अब आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ वॉइड्स। हेडिंग डालिए वॉइड्स। कितने तरह के वॉइड्स होते हैं आपके पास? अभी हम आपको वॉइड्स बताते भी चल रहे थे शुरू से ही, इसीलिए आपको बताते चल रहे थे कि आपके लिए वो चीजें सरप्राइज ना रहें, आप चीजों से अवेयर रहें। सबसे पहला वॉइड आपने क्या देखा था? जब आपने 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट किया था तो आपको लीनियर वॉइड में, वॉइड वर्ड से तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? वॉइड को अलग अलग जगह पर ऐसे भी लिखा रहता है, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल बोला जाए, एम्प्टी स्पेस बोला जाए, अनऑक्यूपाइड स्पेस बोला जाए, ऑल आर सेम थिंग, नल स्पेस कहा जाए, ये सब वॉइड है। आप जैसे कहते नहीं नल एंड वॉइड, आप प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर साइंस में, वहां पे वॉइड वर्ड किसके लिए आता है? नल एंड वॉइड। इसके बाद दूसरा आपने वॉइड देखा था ट्रायंगुलर वॉइड। तो हमने आपको पीछे दिखा रखा है ऑलरेडी हर एक वॉइड कैसा होता है, बस अभी एक आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे मुझे कराना था। तीसरा है आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। चौथा आपके पास है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और फिफ्थ टाइप का आपके पास वॉइड होता है क्यूबिकल वॉइड। ये 5 टाइप्स के आपके पास वॉइड्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी एक और चीज आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसको समझना है आपको। तो द थिंग इज, सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर लीनियर वॉइड। देखिए जब आप एक आयनिक सॉलिड को देखते हैं ना, तो किसी भी आयनिक सॉलिड में केटायन और एनायन कहाँ पर होते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। तो वो आप कहीं पर लिख लीजिए, इन आयोनिक सॉलिड, इन आयोनिक सॉलिड anions anions are used for packing and cations
are filled in voids। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियस ऑफ void, तो आप उसी को ऐसे भी कह सकते हैं, फॉर बेस्ट फिट रेडियस ऑफ केटायन। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आर प्लस, या फिर हम लोग कुछ बुक्स में ऐसे देखते हैं स्मॉल आर सिर्फ। ठीक है, और रेडियस ऑफ क्लोज पैक्ड एटम, उसको क्या लिखा जाता है, या तो हम लोग उसको लिखते हैं आर माइनस, क्योंकि वो कौन बनाता है, एनायन बनाता है, या फिर कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है कैपिटल आर। ठीक, और अगर हम इस केटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो निकालते हैं, तो इस रेशियो को बोला जाता है रेडियस रेशियो। ये रेडियस रेशियो हमें बताता है कि कोई भी जो वॉइड बना है वो कौन से टाइप का वॉइड है। ठीक है, वॉइड का नेचर बताने में हमें हेल्प करता है। ये हमें क्या बताने में हेल्प करेगा, वॉइड का नेचर बताने में हेल्प करता है। एक तो ये बताएगा, दूसरा हमें ये बता देता है कि वहां पर वो जो वॉइड है उसका साइज और उसका रेडियस और केटायन का रेडियस एग्जैक्टली इक्वल है, या फिर कुछ लेस और मोर है, डिफरेंस है। वो चीज भी हमें रेडियस रेशियो से पता चल जाती है। तो हम लोग बस यहाँ पर ये जो ऑल 5 टाइप ऑफ हमने वॉइड देखे हैं, इनको हम लोग रेडियस रेशियो के टर्म्स में कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लीनियर वॉइड बताता हूँ। फर्स्ट हेडिंग है हमारा लीनियर वॉइड। लीनियर वॉइड के बारे में ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ चीजें तो आप बिल्कुल पहले से ही जानते हैं। पहला, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लीनियर वॉइड इज हाउ मच, 2। और इनका जो रेडियस रेशियो होता है, यानी केटायन और एनायन के रेडियस का रेशियो, दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 0.155। आपको कभी कभी वॉइड पहचानने को आता है तो आप रेडियस रेशियो निकालते हैं और वॉइड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो वॉइड है दैट इज योर ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड का मैं पूरा एक डेरिवेशन है वो आपको डायरेक्टली शेयर कर रहा हूं। दिस इज डेरिवेशन फॉर ट्रायंगुलर वॉइड। तो ट्रायंगुलर वॉइड के केस में ये आपका ट्रायंगुलर वॉइड ऐसा बनता है, 3 यहाँ पे एटम है, उनके बीच में जो ये ट्रायंगुलर शेप है, ये देखिए यहाँ पे एटम को रखा गया, ये केटायन होता है। ठीक है, और इस केटायन का रेशियो यानी रेडियस ऑफ वॉइड डिवाइड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर, ये रेशियो एग्जैक्टली कितना आता है, 0.155। आप इसको ज्योमेट्री से यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी यहाँ पर लिख देता हूँ, वो भी लिखा ही हुआ रखा है मेरे पास, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ ज्योमेट्रिकल प्रूफ। ये इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, आप इसको ज्योमेट्री से आराम से बाद में स्टडी करते रहिए। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि इसको आपको करना है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए। ये आप ज्योमेट्री जानते हैं, आपको ये सब पता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके बाद आपके पास दूसरे टाइप का वॉइड होता है हमारे पास, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के केस में आपको यहाँ पर साइज कैसा मिलता है, साइज ऑफ रेडियस रेशियो कितना आता है, ऐसा। ये है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में अगर आप इसको हाईलाइट कर दो, टेट्राहेड्रल वॉइड है ये।
टेट्राहेड्रल वॉइड कब बना था? जब आपने एक ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एक देखो एक एटम रख दिया है, तो यहाँ पर जो सेंटर पे एटम होगा उसके बीच में एंगल कितना होगा? टेट्राहेड्रल का एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसको आप ज्योमेट्री से सॉल्व करके इसका रेडियस रेशियो निकालेंगे तो इट विल कम हाउ मच? 0.225 एग्जैक्टली। अगर ये एग्जैक्टली इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये जो वॉइड के अंदर एटम रखा गया है वो एग्जैक्टली फिट है वहां पर। एटम इज एग्जैक्टली फिट फॉर ट्रायंगुलर वॉइड, सॉरी फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। तीसरा हमारे पास इसके बाद आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में हम लोग एटम्स को कहां पर रखते हैं? ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए डेरिवेशन। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है आपको ये याद रहना कि टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए साइज कितना रहता है, रेडियस रेशियो कितना रहता है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये आपको पता है टेट्राहेड्रल वॉइड इस तरह से दिखता है। ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो रेडियस रेशियो मिलता है हमको वो कैसा मिलता है? 0.414। अच्छा, इसमें एक चीज ऊपर रह गया डिस्कस करने को, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर। ट्रायंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3। यहाँ पर जो एटम रखा होगा उसको 3 एटम ने सराउंड किया है। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? यहाँ पर जो अंदर एटम रखा है उसको 4 एटम ने सराउंड किया है। और अगर आपसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो यहाँ पर जो एटम है उसको 1 2 3 4 5 6 एटम ने सराउंड किया है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर और रेडियस रेशियो वैल्यूज आपको याद रखनी होगी। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि जब भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा ये एग्जैक्टली ऑलवेज इक्वल होगा। ये एग्जैक्टली ऑलवेज इक्वल ये बताता है हमने एग्जैक्टली इसमें फिट मान लिया है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता कि एटम्स एग्जैक्टली फिट हो जाए। ठीक है, एटम समटाइम बहुत छोटे रह जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉइड। तो यहाँ पर आगे जाके आपको हम एक लिमिटिंग रेडियस रेशियो बताएंगे जिसमें आपको हम रेंज देंगे कि इस रेंज से इस रेंज तक में आता है तो वो हमारा ये पर्टिकुलर वॉइड शो कर रहा होगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग लिमिटिंग रेडियस रेशियो। अभी वो हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में हमारे पास जो एक वॉइड है, द वॉइड इज कॉल्ड क्यूबिकल वॉइड। द लास्ट इज क्यूबिकल वॉइड। तो क्यूबिकल वॉइड में हमारे पास एक क्यूब, सिंपल क्यूबिक लैटिस के जो कॉर्नर्स है रखे हुए, उन सारे एटम्स को अगर रखिए उनके बीच में जो खाली जगह दिखेगी उसी को हम लोग क्यूबिकल वॉइड बोलते हैं। क्यूबिकल वॉइड। तो इन क्यूबिकल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? मैंने बताया ना क्यूबिकल वॉइड कब मिलता है? जब एक सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट था तो उसके अंदर जो बॉडी सेंटर है वहां पर आपको क्यूबिकल वॉइड मिलता है। तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे इसके? 8, क्योंकि ये 8 एटम से सराउंड रहता है। और इसका वैल्यू कैसा आता है? इसका एग्जैक्टली फिट वैल्यू कितना है? 0.732। ये इसकी एग्जैक्टली फिट वैल्यू है जो आपको याद रखनी है। एग्जैक्ट फिट वैल्यू बोलते हैं इसको। क्लियर? चलिए, तो ये हमने यहाँ पर आपको रेडियस रेशियो बताया। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप बाद में इसको आराम से कॉपी करते रहिएगा क्योंकि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाएगा अगर हम इसको कॉपी करने के चक्कर में गए तो। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। लिख लीजिए, यहां पर हेडिंग डालिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लोकेशन। ओवी एंड टीवी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, हमें इसकी लोकेशन आपको बतानी है। लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, तो दोनों में देखना है आपको। पहले हम लोग देखते हैं किसमें?
FCC या फिर कह सकते हो कि CCP में। पहले हमने लिखा किसके लिए, इन क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, पहले हम लोग यहां पर देख रहे हैं। तो इन क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में सबसे पहले आपको टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन समझना पड़ेगा कि ये कहां पर होता है। ये आप जरूर नोट करो, एक पीछे कॉपी में 2 पेज छोड़ दीजिए, 2 पेज में आपका पूरा वॉइड वाला पार्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको आप मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, जिसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं टीवी, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, Z, 2 टाइम्स नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ एटम्स। तो CCP पैकिंग का Z इफेक्टिव कितना होता है भाई, 4, और 2 टाइम्स करोगे तो ये कितना आ गया, 8। तो नंबर ऑफ टीवी कितने हो गए इन CCP, 8। अब आते हैं इनकी लोकेशन। तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 2 tetrahedral voids are present at each body diagonal. Each body diagonal. 2 tetrahedral voids are present at each body diagonal. एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, और टोटल कितने बॉडी डायगोनल होते हैं क्यूब में, 4। तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8, वही आपने ऊपर लिखा हुआ है। अब बॉडी डायगोनल पर एग्जैक्टली इनकी लोकेशन कहाँ होती है वो देखते हैं। अगर मैं एक बॉडी डायगोनल आपको बना के दिखाऊं, इसको थोड़ा सा डायगोनली लिखते हैं तो अच्छा लगेगा। ये समझिए आपका एक बॉडी डायगोनल है, ठीक है। अब इस बॉडी डायगोनल में आपसे पूछा जाए कि बताइए कि क्या लोकेशन है इसकी एटम की, इसकी टेट्राहेड्रल वॉइड की। तो ये पॉइंट, ये अगर एक बॉडी डायगोनल है तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड बॉडी सेंटर, ठीक है। और ये क्या है आपके कॉर्नर्स, समझ रहे हैं भाई सभी लोग। ये एक बॉडी डायगोनल है जिसके ये टर्मिनल्स क्या है, कॉर्नर, और ये क्या है, बॉडी सेंटर। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड है इस बॉडी सेंटर और कॉर्नर के मिड पॉइंट पर, बॉडी सेंटर और कॉर्नर के मिड पॉइंट पर। तो आपको अगर याद हो, ये डिस्टेंस कितनी होती है, एक क्यूब की लेंथ, बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, a√3। एक बॉडी डायगोनल आपकी कितनी लेंथ का होता है, a√3। तो मैंने क्या बोला, ये बॉडी सेंटर है, तो ये बॉडी सेंटर कॉर्नर से कितना डिस्टेंस पे हो जाएगा, a√3/2। और ये टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको मैं नेम दे रहा हूं, इसको मैं बोलता हूं TV1 और इसको मैंने बोला TV2। तो 1 टेट्राहेड्रल वॉइड 1 कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पर होता है, कितना डिस्टेंस पे होगा भाई, ये है a√3/2 और ये उसका भी आधा है, तो ये कितना हो गया, a√3/4। एक कॉर्नर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, इतनी डिस्टेंस है। समझ में आया सभी को। अच्छा, हाँ सर। और दूसरे कॉर्नर से कितनी डिस्टेंस हो गई, करेक्ट, दूसरे कॉर्नर से ये 3a√3/4 डिस्टेंस पे होगा। तो ये है इसकी लोकेशन। क्लियर सबको लोकेशन, किसी को टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन समझने में कोई दिक्कत है, नहीं सर। चलिए इसके बाद आते हैं, ये तो मैंने बताया टीवी के लिए।
इन CCP। अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताते हैं। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम्स, दैट वाज आल्सो नोन एज Z इफेक्टिव। तो आपको पता है कि एक CCP का Z इफेक्टिव कितना होता है, 4। तो ये है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर हो गया। नंबर के बाद इनकी लोकेशन कहां पर होती है, नंबर के बाद इनकी लोकेशन लिखिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट all edge centers, all edge centers and body center। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन क्या हो गई, ऑल एज सेंटर और बॉडी सेंटर। तो अगर मैं यहां पर पूछूं टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, तो टोटल एज कितने होते हैं 12 और 1 बॉडी सेंटर, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आ गए 13। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन यहां पूछूं इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताइए मुझे, इफेक्टिव नंबर निकाल के बताइए आप लोग, इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आपको मैंने बताया ना कहाँ कहाँ पे एज सेंटर, कितने एज होते हैं 12 एज, और एक एज से कितना कंट्रीब्यूशन आता है 1/4, एग्जैक्टली करेक्ट। और बॉडी सेंटर तो 1 होता ही है, तो टोटल आ गया 4। तो आपने जो ऊपर ये नंबर लिखा है दिस इज व्हाट, दिस इज इफेक्टिव नंबर ऑफ, तो इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ इफेक्टिव, इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कंफ्यूज नहीं होइएगा, टोटल नंबर और इफेक्टिव नंबर ये दोनों अलग चीजें होती हैं। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। चले, इसके बाद ये हमने किसके लिए निकाला है, CCP के लिए। नाउ फॉर HCP, आपको ये HCP वाला बहुत रेयर चांस है कि पूछा जाए, अगर पूछा भी जाएगा तो सिर्फ KVPY और K एडवांस, उसके अलावा इसको कोई नहीं पूछता। सब लोग क्यूब के बारे में ही बातें करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो नंबर ऑफ HCP में, अब इसके अंदर अगर मैं टीवी फाइंड करूं तो टीवी इज इक्वल टू हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ जेड इफेक्टिव। आपने जेड इफेक्टिव ऑलरेडी इसका निकाल रखा है HCP का, तो आप बता सकते हैं कि इसका नंबर कितना आएगा टेट्राहेड्रल वॉइड 12 होगा। और ओवी इज इक्वल टू होता है क्या, जेड इफेक्टिव, आप बता सकते हो कि ये कितना आएगा 6। तो ये तो कोई खास चीज नहीं है, ये तो फटाफट बता देंगे। अब आते हैं इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन में लिखेगा 12 tetrahedral voids are present at, पापा बैठते तो कुर्सी टूट जाएगी। who is this? 12 tetrahedral voids are present, 12 tetrahedral voids are present at edge center। अच्छा, जब भी हम आपसे एज की बात करेंगे HCP में, तो कौन सी एज की बात करेंगे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, हमेशा हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। तो जो आपका फेस था ना, उस फेस में जो एजेस थी जिसकी लेंथ A हमने लिया था, जहां से हमने 1+2R फाइंड किया था, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो जो 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट है एज सेंटर पर एंड 8 tetrahedral voids are completely inside the unit cell।
completely inside the unit shell. तो जरा अगर हम यहाँ पर इफेक्टिव नंबर निकालेंगे तो इफेक्टिव नंबर निकालते हैं एक बार. इफेक्टिव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो 12 एच सेंटर पर है और एक एच कितने क्यूब में शेयर्ड होता है 3, तो 12 इंटू 1/3 और टोटल अंदर कितने हैं 8. तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा आपको ये 12. तो देखिए जो हमने ऊपर निकाला था ये एग्जैक्टली वही है ना, डिफरेंट तो नहीं आया. तो टोटल नंबर कितना आया, टोटल नंबर ऑफ टीवी वो भी लिख लीजिए. टोटल नंबर ऑफ टीवी कितना हुआ 12 प्लस 8 20. क्लियर. हाँ सर. इसके बाद आता है वो सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो इसमें टोटल कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं 6. जो 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं दे आर प्रेजेंट कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट शेल. तो इसमें टोटल नंबर भी 6 है और इफेक्टिव नंबर भी 6 है. तो यहाँ पर कुछ भी नया लिखने की जरूरत नहीं है. तो ये हमारी लोकेशन हो गई. तो जो हमने ये लोकेशन ऑफ उस एचसीपी और टेट्राहेड्रल वॉइड फाइंड किया है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इन पर बेस्ड क्या आते हैं फॉर्मूला मेकिंग क्वेश्चंस आते हैं. इन पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूला मेकिंग. तो मैं एक पहले एग्जांपल से आपको बताता हूं, फिर उसके बाद आगे भी करेंगे. पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे इसको इनके क्वेश्चंस को करेंगे. फॉर्मूला मेकिंग क्वेश्चन. हमने एक फॉर्मूला मेकिंग पीछे किया था जहां पर हमने कोई भी कह सकते हो वहां पर हमने कोई वॉइड की बात नहीं की थी, बस वहां पे हम इंपीरिकल फॉर्मूला बनाते थे, याद है. ठीक है. यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला बनाने वाले हैं. अब देखिए कैसे बनाएंगे. हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. अभी जो आप कर रहे हो फॉर्मूला मेकिंग का एक क्वेश्चन आजकल जेईई मेन में रेगुलर आ रहा है, नीट में भी आता है, बिट सेट में भी आता है. फॉर्मूला मेकिंग का क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में भी आता है. इंटरेस्टिंग चीज ये है. तो हर जगह इसका एक एक क्वेश्चन आजकल आ ही रहा है, तो हमें इसको समझ लेना चाहिए कैसे करना है. तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिए मैं करके दिखाता हूँ. अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट M और N. एलिमेंट N फॉर्म CCP पैकिंग. जो N है वो क्या कर रहा है CCP पैकिंग. तो अगर CCP पैकिंग कर रहा है तो इसका जेड इफेक्टिव कितना आ गया भाई, इसका जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा 4. फिर दूसरा कह रहा है कि जो एटम M है वो कहां पर रखा गया है 1/3 ऑफ टीवी पे रखा गया है, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. तो अगर आपका जेड इफेक्टिव 4 है तो बताइए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे. नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए 8. तो 8 का आपको क्या करना है 1/3. ठीक. अब आते हैं फॉर्मूला. तो फॉर्मूले में हम कैसे लिखते हैं, एन से n लिखा m लिखा. n यहाँ पर 4 है और m है 8/3. तो इसको हम ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते, हम क्या करेंगे हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये क्या बन जाएगा N12 M24. अब आप इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो. तो ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, मैं क्या किया यार यहाँ पे N12 M8 है. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको फर्दर 4 से डिवाइड कर सकते हैं. तो इसको हमें मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है. तो ये क्या बन जाएगा N3M2. किसी को कंफ्यूजन है कोई इसमें, बोलो भाई. अगर किसी के पास कोई नहीं. कंफ्यूजन है तो पूछिए, नहीं है तो क्लियर है फिर सर. है. क्लियर है सर. अच्छा क्लियर है, ठीक है, गुड. क्लियर है तो फिर हम सीधे सीधे क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हैं.
एक मिनट, मैं आपको बस यहाँ पे अभी क्वेश्चंस ही कराने वाला हूँ। बस ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें, जिसमें कि इसी तरह से फॉर्मूले बनाने होंगे। चलिए पहले ये दोनों क्वेश्चंस करिए, करिए। जिसका फर्स्ट सेकंड हो चुका है वो लोग थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करें। अभी यहाँ पर देखिए मैं कुछ भी रिमूव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। रिमूव मतलब जहाँ पे एटम्स रिमूव किए गए थे, अब रिमूव करने वाले क्वेश्चन भी करने हैं, तो मैं वो भी डाल देता हूँ, फिर आप एक साथ आराम से फ्री होके बिल्कुल सॉल्व करिए। फिर मेरा काम सिर्फ डिस्कशन करना रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 8, इन अ सॉलिड हैविंग रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो पहले आप लिख लो कहीं पर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। रॉक सॉल्ट मीन्स होता है NaCl। NaCl में Na प्लस होता है और Cl माइनस, तो लिख लीजिए Cl माइनस इन्वॉल्व इन CCP पैकिंग, Cl माइनस इन्वॉल्व इन CCP पैकिंग and Na plus placed in all of the octahedral void. Na plus placed in all of the octahedral void. हम लोग नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। AB टाइप, AB2 टाइप, A2B टाइप, परवोस्काइट, स्पाइनल, ये सारे हम लोग सॉल्ट स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ सर, हो गए फिर। सबका हो गया, बाकी लोग भी कंफर्म करिए। डन। तो सर शेयर करना है ये आंसर। हाँ, सर आप लास्ट वाला सॉल्व करके दिखा सकते हो। लास्ट वाले में कंफ्यूजन आपको ये हो रहा होगा, ये जो 7th का डायग्राम आप देख रहे हो ना, यही सेम डायग्राम 8th वाले के लिए भी है। जो डायगोनल से कट करेंगे ना, तो डायगोनल से पास होने वाला प्लेन यही होता है जो दिख रहा है यहाँ पे। तो 8th वाले का डायग्राम भी यही है, तो आप यही प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, आई थिंक यही है ना। हाँ सर, अभी करके भेजती हूँ। और जिसका हो जाए वो लोग, देखो मैंने ग्रुप में फॉर्मूला टेस्ट शेयर किया है, आप वो फॉर्मूला टेस्ट कंप्लीट करके सेंड करो।